सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों यहां पे मैं आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के गणित विषय की तैयारी करा रहा हूं। चैप्टर वाइज मैं पढ़ा चुका हूं और पवन सीरीज मैंने स्टार्ट किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पे जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो लगातार इन प्रश्नों को, जैसा मैंने आपको बताया था, कॉपी पेन लेके आपको बैठना है और प्रैक्टिस करते जाना है, और जब नहीं आ रहा है तब आपको सोल्यूशन देखना है। ठीक है, तो इससे पहले वाली क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों को आप देखिए और हल करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हमने 41 नंबर प्रश्न तक देख लिया था, पार्ट 1। यह ऑब्जेक्टिव का पार्ट 2 है और इसी तरीके से मैं आपको अति लघुत्तरी और लघुत्तरी भी कराऊंगा ताकि आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतरीन हो जाए। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 42 है, निम्न संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 60,707 है ये, और 60,077 है ये, और ये देखिए 60,770 है और ये 60,070 है। तो सबसे छोटा कौन सा होगा, 60,070। इसके बाद 60,077 आएगा, फिर इसके बाद 60,707 आएगा, फिर इसके बाद 60,770 आएगा। ठीक इस तरीके से यहाँ पे सबसे छोटा जो हो जाएगा 60,070। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 43 है, 5.4 में से 2.25 का मान है होगा। 5.4 में से घट रहा है, 5.4 में से 2.25। अब देखिए 4 के आगे शून्य लगा सकते हैं, दशमलव में संख्या के सामने शून्य लगा सकते हैं, आपको पता है। अब देखिए शून्य में से 5 तो नहीं घटेगा, एक हासिल लेंगे, 10 हो जाएगा। 10 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ पे बचा है 3, 3 में से 2 जाएगा 1, और उसके बाद यहाँ पे 5 में से 2 जाएगा 3, और यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, तो ये आएगा 3.15। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 44 है, 0.025 का प्रतिशत रूप होगा। 0.025 का प्रतिशत रूप क्या होगा, तो कोई भी संख्या दी हुई है, चाहे वह भिन्न हो चाहे दशमलव हो, उसको आपको अगर प्रतिशत रूप में बनाना है तो 100 से गुणा कर दीजिए और प्रतिशत चिन्ह लगा दीजिए। अब देखिए 100 का गुणा होगा, 0.2 स्थान खिसकेगा तो हो जाएगा 2.5%। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में ऑप्शन सा दिया गया है। बस इतना ही करना है, प्रतिशत में बनाने के लिए किसी भी संख्या को, भिन्न को, दशमलव संख्या को 100 से गुणा करिए और प्रतिशत चिन्ह लगाइए। इसके बाद देखिए संख्या 45 है, 2/5 को प्रतिशत में बदलने पर मान होगा। तो वही देखिए भिन्न को भी प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करना है, प्रतिशत चिन्ह लगा देना है। 5 से 100 को काटोगे 20 बार में कट जाएगा, 20 का गुणा 2 में होगा तो हो जाएगा 40%। तो ऑप्शंस में देखिए ऑप्शन सा जो है यह 40% बिल्कुल सही है। इसके बाद देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 46 है, रुपए 15 कितने रुपए का 20% है। बोल रहा कि 15 रुपए कितने रुपए का 20% है, तो माना x का 20% है। ठीक है, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, x का 20% कितना है, x का 20% 15 है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। x का 20% यानी का मतलब गुणा x गुणे 20, और प्रतिशत हटाएंगे तो गुणा होगा 1/100 से, ये बराबर है 15 के। अब देखिए एक शून्य कट जाएगा, 2 से काटेंगे 10 को 5 बार में कट जाएगा, x/5 बराबर हो जाएगा 15, और x बराबर हो जाएगा 15 गुणे 5, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा, 75। यहाँ से 15 रुपए कितने रुपए का 20% है, तो 75 रुपए का 20% है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप, इस तरीके से सॉल्व कर लोगे आप आसानी से। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 47, एक मनुष्य अपने आय का 3/4 भाग व्यय करता है, व्यय मतलब खर्च करता है, तो उसकी बचत प्रतिशत में होगी। 3/4 हिस्सा जो है वह पूरे एक हिस्से का 3/4 हिस्सा खर्च कर देता, तो बचता कितना है, बचेगा 1/4 हिस्सा। एक में से 3/4 हिस्सा घटा देंगे जो वह व्यय करता है, तो बचत कितना करता है, 1/4 हिस्सा। अब बचत प्रतिशत में होगी तो 1/4 को प्रतिशत में बदलना है, कुछ नहीं करना है, तो 100 से गुणा करेंगे, प्रतिशत चिन्ह लगाएंगे, 4 से 100 को काटेंगे
25 बार में कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 25%, यानी कि वो अपने आय का 25% जो है वह बचत करता है। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 48 है, कक्षा 5 के 50 छात्रों से 40 छात्र उत्तीर्ण हुए। कक्षा 5 के 50 छात्रों में से 40 छात्र उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत होगा। अब देखिए 40 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं और 10 छात्र जो हैं वह अनुत्तीर्ण हुए होंगे। अब प्रतिशत पूछ रहा है कितने बच्चे जो है वह अनुत्तीर्ण हुए हैं, इसका प्रतिशत बताना है। तो 50 में से 10 बच्चे जो हैं वह अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो 50 से भाग कर देंगे, फिर गुणे 100 और प्रतिशत चिन्ह। 50 से 100 को काटेंगे, 2 बार में कट जाएगा, 10 का गुणा 2 में होगा तो 20% आ जाएगा। ऑप्शन दा जो हो जाएगा 20%, यह सही हो जाएगा। 20% बच्चे जो हैं वह परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए हैं। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 49, रचित अपनी आय का 80% खर्च करके 120 रुपए मासिक बचाता है तो उसकी मासिक आय क्या होगी। अब देखिए रचित जो है वह 80% खर्च कर देता है, यानी कि बचत वह कितनी करता है, बचत वह करता है 20%। 20% की बचत कर रहा है तो वह 120 रुपए बचा पा रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि मासिक आय कितनी है, ठीक है। तो माना उसकी आय जो है वह x है, तो x का 20% जब वह बचा रहा है तो कितने रुपए बचा ले रहा है 120, यानी कि x गुणे 20/100 बराबर क्या है 120 के। अब देखिए 20 से काटेंगे 100 को तो 5 बार में और x का मान क्या आ जाएगा 120 गुणे 5, यानी कि 0 6 5 दूनी 10 के 0 5 के नम 5 1 6, तो उत्तर कितना आ गया 600 रुपए जो है वह रचित की आय है, सैलरी है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 50 है, इंटर की परीक्षा में 40% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं तथा 45 कॉमर्स तथा गणित में अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि दोनों विषयों में 25% छात्र अनुत्तीर्ण होते हैं तो कुल अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत होगा। अब इंटर की परीक्षा में 40% जो हैं वह अंग्रेजी में फेल हैं और 45% जो हैं वह कॉमर्स और मैथ में फेल हैं, ठीक है। तो ये इन दो विषयों की बात हो रही है। अब दोनों विषयों में 25% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल हैं, ठीक। अब पूछ रहा है कि कुल अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। अब कोई बच्चा एक विषय में भी फेल है तो उसे अनुत्तीर्ण माना जाता है। तो यहाँ के हिसाब से अब देखिए 40% जो अंग्रेजी में फेल हैं और 45% जो कि कॉमर्स गणित में फेल हैं, इनमें से 25% ऐसे हैं जो दोनों में फेल हैं, मतलब 25% वह इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, मतलब 25% 2 बार जुड़ रहा है। इनको जोड़ेंगे तो 2 बार 25% जुड़ रहा है, तो एक बार 25% घटा देंगे तो हमें मिल जाएंगे वह बच्चे जो किसी ना किसी विषय में फेल हैं या 2 विषयों में फेल हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखिए 40 और 45 85 हो जाएगा, 85 में से घट जाएगा 25%, तो ये आ जाएगा 60%। तो 60% ऐसे बच्चे हैं जो या तो अंग्रेजी में फेल हैं या तो अंग्रेजी और कॉमर्स गणित दोनों में फेल हैं या फिर केवल कॉमर्स गणित में फेल हैं। तो 60% यह बच्चे हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए ऑप्शन आ जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे 25% जो है वह 2 बार इसमें जुड़ेगा क्योंकि दोनों में कॉमन है, ठीक है। या फिर आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं, जैसे 40% में से 25% आप घटा देंगे तो जो 15% बच्चे होंगे वह केवल अंग्रेजी में फेल होंगे, और यहाँ पे 45% में से 25% घटा देंगे तो 20% ऐसे बच्चे होंगे जो केवल कॉमर्स गणित में फेल होंगे, और ये 15 और 20 हो जाएगा 35%, और 25% ऐसे हैं जो दोनों में फेल हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60%, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 51 है, दंड आरेख में दंड की लंबाई समानुपाती होती है। तो इस तरीके से आपने देखा होगा ग्राफ बनता है और इस तरीके से दंड आरेख जो है वह बनता है। तो इसमें देखिए इस तरफ ये जो इसकी लंबाई होती है दंड की,
वह बारंबारता होती है। ठीक है, तो संगत बारंबारता के दंड आरेख में दंड की जो लंबाई होती है वह समानुपाती किसके साथ बढ़ती घटती है? तो वह संगत बारंबारता के साथ बढ़ती घटती है। बाकी आप देखेंगे संचयी बारंबारता तो ये गलत है, और दंड आरेख दंड की चौथाई के तो ये भी गलत है, और संगत बारंबारता के वर्गमूल के ये भी गलत है। अब इसके बाद देखिए संख्या 52 है, निम्नलिखित व्यंजकों में से विजातीय व्यंजक है। अब देखिए सजातीय और विजातीय व्यंजक क्या होते हैं? व्यंजक में आपको पता है कि आता है कांस्टेंट भी आता है गुणे में, और साथ ही चर भी आते हैं। चर मतलब कि वेरिएबल्स एक्स वाई जेड भी आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वेरिएबल्स भी आते हैं। अब ऐसे पद जिनका जो होता है, जो वेरिएबल पार्ट होता है वह समान होता है, समान घातें होती हैं। जैसे कहीं पे एक्स स्क्वायर लिखा है और कहीं पे 4x स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ पे जो वेरिएबल पार्ट है वह दोनों में एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या कहलाएंगे? सजातीय पद। ठीक है, और कहीं पे जैसे x और एक्स स्क्वायर लिखा है तो ये विजातीय है, क्योंकि इनका जो वेरिएबल पार्ट है उनके घातों में अंतर है। ठीक इसी तरीके से कहीं पे एक्स वाई लिखा है और कहीं पे एक्स स्क्वायर वाई लिखा है, तो ये भी क्या होंगे? विजातीय होंगे। कहीं पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा है और कहीं पे 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा है, तो ये सजातीय होंगे। ठीक, तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। निम्न व्यंजकों में विजातीय खोजना है। अब देखिए यहाँ पे 3x क्या है? सजातीय है, और 7y सजातीय है, और z स्क्वायर देखिए जो चर है उसकी घातों में अंतर है, चर में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अंतर है, एक जगह चर z है, एक जगह चर z स्क्वायर है, तो इसलिए यह क्या हो जाएंगे? यह विजातीय व्यंजक हो जाएंगे। ऑप्शन सा जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 53 है, 6 और p का योगफल होगा। अब कोई दो संख्याएं होती हैं, 6 और 5 जैसे होता तो जोड़ देते 11 आ जाता, और 6 और p का जो योगफल हो जाएगा 6 धन p, इसी तरीके से लिखा जाएगा। तो ये हो गया ऑप्शन बा 6 धन p। इसके बाद देखिए x में से 9 घटाने पर प्राप्त होगा, तो x वेरिएबल है, 9 कांस्टेंट है, घटा देंगे और घटेगा नहीं, ये इसी तरीके से लिखा रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बा x माइनस 9 ये सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 55 है, निम्नांकित व्यंजकों में से द्विपदीय व्यंजक है। द्विपदीय व्यंजक, द्विपद वाले व्यंजक किसको कहेंगे? ऐसे व्यंजक जिसमें दो पद हों। ठीक है, जैसे ax प्लस b, इसमें एक पद ax है, फिर धन का जो चिन्ह लगा हुआ है वह इन पदों को अलग अलग कर रहा है और जोड़ रहा है। ठीक है, और b दूसरा पद है। तो यहाँ पे देखिए 17y की पावर 5, तो 17y के पावर 5 यह कैसा पद है? यह एक पदीय है, यह पूरा एक ही पद है। कहीं पे आपको इस पद में प्लस माइनस दिख रहा है? नहीं। तो यहाँ पे केवल गुणा के रूप में है 17 और y की पावर 5, तो यह एक ही पद है। इसके बाद देखिए 2xy प्लस x, ये देखिए 2xy यह एक पद है और प्लस के बाद x जो है वह दूसरा पद है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि यह द्विपदीय व्यंजक है। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा 2xy प्लस x, यह द्विपदीय व्यंजक है। इसके बाद देखेंगे ऑप्शन सा x प्लस वाई प्लस p, तो यहाँ पे देखिए प्लस 2 जगह दिख रहा है और पद कितने दिख रहे हैं? 3 पद दिख रहे हैं। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो गया, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बा हमको सही मिल गया है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 56 है, तीनों असमान भुजाओं वाले त्रिभुज को कहते हैं। अब कोई त्रिभुज इस तरीके से है जिसकी भुजाएं तीनों जो हैं वह असमान हैं, तो ऐसे त्रिभुज को क्या बोलते हैं? ऐसे त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तीनों असमान भुजाएं वाले त्रिभुज को असमबाहु त्रिभुज बोलेंगे। तो संख्या 57 है, तीनों समान भुजाओं वाले त्रिभुज को क्या कहेंगे? तीनों भुजाएं जब समान होंगी तो ऐसे त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 58 है, दो समान भुजा वाले त्रिभुज को कहेंगे। अब दो भुजाएं समान है तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहेंगे? ऐसे त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। ऑप्शन आ जो हो जाएगा यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे
प्रश्न संख्या 59 है, प्रत्येक न्यून कोण वाले त्रिभुज को कहते हैं। प्रत्येक न्यून कोण वाले त्रिभुज को क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे त्रिभुज को कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। जहां कहीं भी त्रिभुज में न्यून कोण होगा उसे कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 60 है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में दो कोणों का योग होता है। अब समद्विबाहु त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज मतलब एक कोण जो है वह 90 अंश का है और बाकी दोनों कोणों का भी जो योग होगा वह 90 अंश का होगा। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में दो कोणों का योग कितना होगा? 90 अंश होगा। ठीक है, बाकी जो दो कोण बचे हैं उनका योग 90 अंश होगा। एक कोण तो जाहिर ही है, समकोण त्रिभुज है तो एक कोण 90 अंश का हो गया और बाकी जो दो कोण हो गए वह भी 90 अंश के होंगे। जोड़ने के बाद उन दोनों का योग जो है वह 90 अंश का होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 61 है, आयत का प्रत्येक कोण होता है। तो आयत का जो प्रत्येक कोण होता है वह 90 अंश का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा यहाँ पे, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 62 है, वर्ग की प्रत्येक भुजा होती है। तो वर्ग की जो प्रत्येक भुजाएं होती हैं वह आपस में समान लंबाई की होती हैं। ठीक है, तो एक भुजा अगर ए है तो सारी भुजाएं जो होती हैं वह ए होती हैं। यहाँ पे ऑप्शन आ जो हो जाएगा बराबर, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, एक वर्ग का क्षेत्रफल बताइए जिसका विकर्ण a√2 सेंटीमीटर हो। अब यहाँ से देखिए ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, यह जो कोण होता है वह 90 अंश का होता है। तो विकर्ण जो आता है पाइथागोरस प्रमेय से वह a√2 आता है। अब यहाँ पे देखिए a√2 की वैल्यू जो दी गई है, एक वर्ग का क्षेत्रफल बताइए जिसका विकर्ण 5√2 हो। इसकी वैल्यू a√2 की जो वैल्यू दी गई है, विकर्ण जो होता है, विकर्ण की जो लंबाई होती है वह a√2 होती है। अब इसका मान जो दिया गया है a√2 का मान 5√2 दिया गया है। अब देखिए √2 कट जाएगा, a का मान जो आ जाएगा वह 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। और यहाँ पे क्षेत्रफल पूछ रहा है वर्ग का, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है स्मॉल a का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 25 वर्ग सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 64 है, एक त्रिभुज में हो सकते हैं दो अधिक कोण। अधिक कोण देखिए 90 अंश से बड़ा कोण होता है। ठीक है, 90 अंश से बड़े अगर दो कोण हो जाएंगे तो आप सोचिए 90 धन 90 ही कितना होता है? 180 अंश होता है, जो कि त्रिभुज के तीन कोणों को मिला करके तीनों कोणों के अंतः कोणों का योगफल होता है। ठीक है, तो दो ही कोण 90 अंश से ज्यादा कैसे हो सकते हैं, जबकि हमको तीसरा भी तो रखना है। तो इसलिए दो अधिक कोण जो है वह त्रिभुज में नहीं हो सकते। किसी भी त्रिभुज में दो अधिक कोण नहीं होंगे और ना ही दो समकोण होंगे। दो समकोण मतलब 90 धन 90 180 यही हो गया। तो तीसरा जो कोण होगा वह 0 डिग्री तो होगा नहीं, तो इसलिए कुछ ना कुछ होगा, एक अंश, दो अंश, आधा अंश। ठीक है, तो दो समकोण भी नहीं बन सकते हैं। दो समकोण आप एक त्रिभुज में बनाने लगोगे तो त्रिभुज ही नहीं बनेगा। इसके बाद देखिए न्यून कोण, तो 90 अंश से छोटे कोण को हम लोग क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। जो कोण 90 अंश से छोटा हो ऐसे कोण को क्या कहेंगे? न्यून कोण। तो किसी भी त्रिभुज में जो होता है वह न्यून कोण तो हो ही सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 7 सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 60 अंश से छोटा कोण। अब यहाँ पे दो न्यून कोणों की बात की गई है, तो जैसे 50 डिग्री और ये 80 डिग्री, तो 50, 50 और 80 डिग्री इस तरीके के त्रिभुज जो है वह तो बनते ही हैं। तो इस तरीके से दो न्यून कोण एग्जिस्ट कर सकते हैं। और 60 से छोटा कोण, 60 अंश से छोटे दो कोण एग्जिस्ट कर सकते हैं या नहीं, यह पूछ रहा है। एक त्रिभुज में 60 अंश से छोटा, यहीं पे आपको दिख रहा है दो 50 अंश के कोण हैं और एक 80 अंश का कोण है, तो दो 60 अंश से छोटा कोण बिल्कुल एग्जिस्ट कर सकता है। तो ऑप्शन दा भी यहाँ पे सही है। ठीक है, ये सही से बना नहीं पाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 60 अंश से छोटे कोण जो हैं वह दो कोण एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 65 है, एक अर्धवृत्त में बना कोण होता है। तो कोई भी अर्धवृत्त में, आधे वृत्त में मतलब व्यास के द्वारा
परिधि पे बनाया गया कोण जो होता है वह 90 अंश का होता है। ऑप्शन बा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, यह प्रमेय मैंने आपको पढ़ाया है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 66 है, किसी त्रिभुज में अंतः कोणों का योग होता है। तो किसी त्रिभुज में जो तीनों अंतः कोणों का योग होता है वह 180 अंश होता है, जिसे लिख सकते हैं 2 गुणे 90, और 90 अंश मतलब कि 2 समकोण। 90 अंश की जगह समकोण लिख देंगे तो 2 समकोण जो होता है वह त्रिभुज के अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो ऑप्शन बा जो है यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 67 है, 8365 में 3 का स्थानीय मान है। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 जो है वह सैकड़े के स्थान पे है, तो 3 का स्थानीय मान निकालने के लिए 3 में 100 से गुणा कर देंगे तो स्थानीय मान आ जाएगा 300। तो ऑप्शन बा जो है यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 68 है, कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है। कौन सा जोड़ा, देखिए 1/3 है और 3/9 है, तो इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी 1/3 आ जाएगा। दोनों जगह 1/3 ही लिखा गया है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन बा में 1/5 और 1/2 लिखा गया है, और यहाँ पे देखिए 5/6 और 6/5 लिखा गया है। यह जो है वह एक दूसरे के व्युत्क्रम है, क्योंकि व्युत्क्रम में क्या होता है, अंश बटे हर हम लोग लिखते हैं भिन्न में, और किसी भिन्न का जो व्युत्क्रम होता है वह हर को ऊपर लिख देते हैं और अंश को नीचे लिख देते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे 5 जो है वह अंश था, 6 हर था। अब हर जो है 6 उसको अंश में लिख दिया गया है, और 5 जो अंश था उसको हर में लिख दिया गया। तो इस तरीके से यह व्युत्क्रम होता है। और यहाँ पे देखिए 4/8 ये क्या है, 1/2, और ये भी 1/2 तो वही लिखा गया है। तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा व्युत्क्रम यहाँ पे 5/6 और 6/5 ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है। अब इसके बाद देखिए 69 नंबर है, 2.4 में गुणा हो रहा है 0.5 का, तो 2.4 में आधा का गुणा, यानी कि इसका आधा हो जाएगा 1.2। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 1.2 और इसके आगे शून्य बढ़ा सकते हैं, दशमलव के बाद जो संख्या आ रही है उसके पीछे शून्य जो है चाहे जितना बढ़ा सकते हैं। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा, 1.20। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 70 है, 5x धन 7x माइनस 3। अब ब्रैकेट खुलेगा तो 5x और धन का गुणा होगा अंदर ब्रैकेट में 7x में, तो ये हो जाएगा धन 7x, धन का गुणा होगा ऋण 3 में, तो ये हो जाएगा ऋण 3। अब 5 और 7 ये हो जाएगा 12x माइनस 3। तो ऑप्शंस में देखिए ऑप्शन सा में दिया गया है 12x माइनस 3, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 71 है, निम्नलिखित में वृहत कोण कौन सा, 135 अंश, 88 अंश, 305 अंश या 180 अंश। तो यहाँ पे देखिए वृहत कोण का मतलब क्या होता है, वृहत कोण जो 180 अंश से बड़ा होता है और 360 अंश से छोटा होता है। तो ऐसा कोण कौन सा है, यहाँ पे 135 जो 180 से छोटा है, जबकि हमको क्या चाहिए 180 से बड़ा, और 88 भी 180 से छोटा है, और 180 के बराबर है, हमको बड़ा चाहिए। तो देखिए 305 जो है वह 180 अंश से बड़ा है और 360 अंश से छोटा है। तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 72 है, कोई व्यक्ति अपनी कुछ राशि अपने 2 लड़कों एवं लड़कियों में एक समान भाग में बराबर बांटता है, तो एक लड़की का हिस्सा भिन्न के रूप में बराबर होगा, किसके बराबर, 2/5, 1/6, 1/4 या 1/2। तो देखिए कोई व्यक्ति जो है वह कुछ धनराशि अपने बच्चों में बांट रहा है। बच्चों में कौन है, 2 लड़के हैं और लड़कियां हैं। अब यहाँ पे देखिए लड़कियों की गिनती नहीं की गई है, लेकिन 2 लड़कियां भी हैं। ठीक है, तो 2 लड़कियां हैं। अब 2 लड़कियां और 2 लड़कों में बराबर बराबर बांटना है, तो कोई किसी भी चीज को हम लोग को बांटना होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं। कितने से, जितने भाग में बांटना रहता है उतने से भाग देते हैं। तो यहाँ पे पूरे धन को अगर 1 मान लिया जाए तो 4 हिस्सों में बटेगा, तो 4 से भाग हो जाएगा, यानी कि 1/4 हिस्सा जो है वह एक लड़की को मिलेगा। तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रश्न संख्या 73 है, संख्या 31.0435 में 5 का स्थानीय मान है।
अब 5 का स्थानीय मान देखिए, 5 जो है वह दशमलव के बाद 1 2 3 चौथे स्थान पे है, तो 1/1 के आगे 4 जीरो लिख दीजिए, यही हो जाएगा इसका स्थानीय मान, यानी कि 5/10,000। ऑप्शन बा में दिया गया है, ऑप्शन बा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 74 है, संख्या 5 का अपवर्त्य है। अपवर्त्य मतलब होता है गुणज या मल्टीपल। किसी संख्या का गुणज या मल्टीपल अपवर्त्य अगर निकालना है तो उस संख्या में प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करते चले जाते हैं। 5 में 1 का गुणा होगा, ये हो जाएगा 5, 5 में 2 का गुणा होगा, ये हो जाएगा 10, और इसी तरीके से 3 का गुणा हो जाएगा 15, फिर 20, 25, इस तरीके से ये क्या आएंगे, 5 के अपवर्त्य आएंगे। ठीक है, तो ऑप्शंस में देखिए कौन सा अपवर्त्य दिया गया है, 5 खुद दिया गया है, तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा 5 के अपवर्त्य में 5 जो होगा वह सही होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 75 है, अंकों 1 0 9 5 का प्रयोग करके 4 अंकों की बनने वाली सबसे बड़ी संख्या होगी जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। अब देखिए बोल रहा है कि 4 अंक यहाँ पे दिए गए हैं, 1 0 9 और 5, इनको मिला करके हमें बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, अब ये 4 स्थान हैं हमारे पास। तो अब सोचिए कि बड़ी से बड़ी संख्या कैसे बन सकती है। जिस स्थान का प्लेस वैल्यू सबसे अधिक है, 1000 का प्लेस वैल्यू यहाँ पे सबसे अधिक है, अब वहां पे अगर हम सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं तो हमें बड़ी से बड़ी संख्या मिलेगी। तो इस तरीके से जो संख्याएं दी गई हैं उनको मान लेते हैं आप ऑर्डर में लगा लेंगे, तो 0 दिया है, 1 दिया है, 5 दिया है, 9 दिया है, तो सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़े स्थान पे 1000 के स्थान पे, फिर उससे बड़ी संख्या उसके बाद वाले स्थान पे यानी कि सैकड़े पे, फिर उसके बाद उससे जो छोटी संख्या है वह उससे छोटे स्थान पे, फिर सबसे छोटी संख्या सबसे छोटे स्थान पे। तो इस तरीके से जो संख्या मिलेगी वह हमें मिलेगी 9510। ऑप्शन बा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 76 है, पदों x स्क्वायर y x y स्क्वायर माइनस x y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y में सजातीय पद हैं। 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन तो सही लिखा है लेकिन जो ऑप्शंस दिए हैं वह ऑप्शन गलत दिए गए हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे। जो एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था उसके जो ऑप्शंस थे वह मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा दे रहा हूँ। ऑप्शन आ जो दिया गया था वह एक्स स्क्वायर वाई और की जगह मैं एंड लिख रहा हूँ, एंड एक्स वाई स्क्वायर। अब देखिए ऑप्शन आ में यहाँ पे मैंने आपको बताया सजातीय पद जो होते हैं वह उनका जो वेरिएबल पार्ट होता है, उनका जो चर हिस्सा होता है वह एकदम बराबर होता है। मतलब कि अगर एक्स स्क्वायर वाई लिखा है तो उसका भी जो दूसरे का भी क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई होगा। तो यहाँ पे जो पहले का दिया गया है, देखिए दिया गया है एक्स वाई स्क्वायर, तो ये आपस में सजाती नहीं है। इसी तरीके से ऑप्शन बा जो दिया गया था परीक्षा में वह दिया गया था एक्स स्क्वायर वाई एंड माइनस एक्स स्क्वायर वाई। तो अब यहाँ पे देखिए जो चर हिस्सा है वह बराबर है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा गया है इस तरीके से, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, तो यहाँ लिखा गया है एक्स स्क्वायर वाई और दूसरा जो लिखा गया है वह -1 एक्स स्क्वायर वाई। तो अब देखिए चर हिस्सा कौन सा होता है, ये वाला जो एक्स वाई वाला हिस्सा है। ठीक है, अब ये इस वाले हिस्से माइनस प्लस से हमको मतलब नहीं है, हमको बस जो चर वाला हिस्सा है वह बराबर दिख रहा है। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ऑप्शन बा यहाँ पे भी सही लिखा हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन आ में ये गलती थी, एक्स स्क्वायर की जगह केवल एक्स वाई स्क्वायर था, और यहाँ पे देखिए ये सही लिखा गया है एक्स स्क्वायर वाई और माइनस एक्स स्क्वायर वाई। जो सही ऑप्शन है वह सही लिखा गया है, प्रिंट हुआ है। और इसके बाद देखिए तीसरा ऑप्शन जो दो परीक्षा में दिया गया था वह दिया गया था एक्स स्क्वायर वाई और माइनस एक्स वाई स्क्वायर, माइनस
ये है x, ये इसको काट दीजिए, और माइनस एक्स स्क्वायर वाई ये दिया गया था। ठीक, और इसको भी चेक करेंगे ऑप्शन सा को। तो देखिए ऑप्शन शाह जो दिया गया था माइनस एक्स वाई स्क्वायर दिया गया था, माइनस एक्स वाई स्क्वायर। तो इसको भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सजातीय पद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई है और यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर है। ठीक, अब इसके बाद देखिए ऑप्शन दा जो दिया गया था वह दिया गया था माइनस एक्स वाई स्क्वायर, माइनस एक्स वाई स्क्वायर, माइनस एक्स वाई स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर वाई। तो ये भी क्या होगा, एक पे y का, यहाँ y का स्क्वायर है और यहाँ x का स्क्वायर, तो ये भी सजाती नहीं होंगे। सजाती यही होगा एक्स स्क्वायर वाई और माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये आपस में क्या है, सजातीय पद हैं। तो इस तरीके से आप सजातीय और विजातीय पदों को समझ पा रहे होंगे, जिनका वेरिएबल पार्ट जो होता है वह चर हिस्सा जो होता है वह एकदम समान हो। ठीक है, जैसे कहीं पे एक्स स्क्वायर वाई लिखा है तो दूसरा भी क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई होगा। ठीक है, और कहीं पे एक्स वाई जेड लिखा है तो दूसरे में भी अगर वह सजाती हम लोग इसका देखेंगे तो वहां पे भी एक्स वाई जेड ही लिखा होना चाहिए, और कुछ लिखा होगा तो वह विजातीय पद होंगे आप। ठीक है, कांस्टेंट हो सकता है, जैसे एक एक्स वाई जेड हो और 8 एक्स वाई जेड हो या माइनस 8 एक्स वाई जेड हो, तो इससे मतलब नहीं है, सजाती ही रहेंगे। लेकिन जो वेरिएबल है उनमें चेंज नहीं होना चाहिए, कहीं पे एक्स स्क्वायर नहीं आना चाहिए, वाई स्क्वायर नहीं आना चाहिए, जो भी आएगा वह वेरिएबल में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इन सभी प्रश्नों को समझ पाए होंगे। उम्मीद है कि सभी बहुविकल्पी प्रश्न अब आप लोग हल कर लोगे, कहीं भी कोई भी डाउट नहीं है। यहाँ से आपको 4 से 5 नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे आपकी परीक्षा में, तो इन प्रश्नों को हल कर लीजिएगा। और राजन सीरीज का भी मैंने सॉल्व कराया है, बहुविकल्पीय तिलक, वह भी देख लीजिएगा। उम्मीद है दोस्तों यह क्लास आपको पसंद आया होगा। यह क्लास आपको पसंद आया है तो इस क्लास को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को, और अपने खास मित्रों में, कम से कम 5 मित्रों में आपको इस क्लास को शेयर करना है, ताकि सभी लोग आसानी से इन क्लासेस को पढ़ पाएं। और जहां कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करके आप मुझे बताइए। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके उसके बगल है बेल आइकन, घंटी का निशान, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशंस मिल पाए। सभी विषयों का जो लिंक है वह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ताकि आप सभी विषयों को पढ़ सकें और तैयारी आसानी से कर सकें। और अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, विषयों का पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो वह मिलेगा आपको हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट पे, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और साथ ही प्ले स्टोर पे ही जाकर के टारगेट यूपी टेट सीटेट सर्च कर सकते हैं, आपको हमारा ऐप जो है मिल जाएगा। चैनल के ही नाम से ऐप भी है। तो अब इस क्लास में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अति लघु 3 प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।